नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पार्ट नंबर 14 की जनरल साइंस, जो कि हम जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा 2020 के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की ये सीरीज चला रहे हैं। इसका ये पार्ट 14 है। इससे पहले हम इसके 13 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड टन्स फेनोप्थलीन सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोप्थलीन विलयन को किस रंग में बदलता है? तो पहला ऑप्शन है वो है पिंक यानी गुलाबी, दूसरा है येलो पीला, तीसरा है कलरलेस रंगीन, चौथा है नारंगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फेनोप्थलीन विलयन के साथ रिएक्शन करता है तो वह उसे पिंक कलर में बदल देता है, यानी कि गुलाबी कलर में बदल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण को कहते हैं हार्मोन, उत्प्रेरक, शर्करा, एंजाइम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं, स्रावण करती हैं, उसे हम हार्मोन कहते हैं, हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। विटामिन ए की कमी का परिणाम है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है वेरी वेरी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है रतौंधी, चौथा है स्कर्वी। तो वेरी वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है, इसको हम जीरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं। और चौथा है स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, जैसे धीरे धीरे शाम के वक्त इसमें कम दिखाई देने लगता है, इसे रचौंधा भी हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा नहीं नाप सकते, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी अमीटर बिकॉज, यानी कि डीसी मीटर के द्वारा अल्टरनेटिव करंट को नहीं माप सकते, ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन है पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान शून्य होता है, प्रत्यावर्ती धारा कब अमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती है, प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है, और प्रत्यावर्ती धारा काल्पनिक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान शून्य होता है, क्योंकि जो दिष्ट धारा बहती है वो एक ही साइड बहती है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वी गेट CO2 फ्रॉम शुगर बाय द एक्शन ऑफ। शर्करा से CO2 प्राप्त होती है कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एल्गी से। तो जब शर्करा से जो CO2 प्राप्त होती है वो शैवाल से प्राप्त होती है, एल्गी से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। एक स्प्रिंग संतुलन निम्न को मापने में प्रयुक्त होता है वेट, चाल, त्वरण, द्रव्यमान। स्प्रिंग जो बैलेंस होती है वो हमेशा से मास यानी द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन एक्वस सॉल्यूशन विथ pH इक्वल टू 0 इज। pH बराबर 0 के साथ एक जलीय विलयन है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल यानी तटस्थ, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, दूसरा है वीकली एसिड यानी कि बहुत कम अम्लीय, तीसरा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक बहुत ज़्यादा अम्लीय, और चौथा है स्ट्रॉन्ग बेसिक बहुत मजबूत क्षार। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएच स्केल जो होती है वो उसका जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, और 7 जो होती है उस पर
किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच मान है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 से हम जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं, एसिड की जो स्ट्रॉन्गिटी है वो बढ़ती चली जाती है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और 7 से ऊपर चलते जाओ तो हम बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो यहाँ पर पूछा है पीएच बराबर 0, इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, मजबूत अम्लीय, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स इन प्लांट्स। पादपों में मूल से पत्तियों तक जल तथा खनिज परिवहन करता है। जाइलम, स्टोमेटा, कैम्बियम, फ्लोएम। तो पादपों में जो जड़ से पत्तियों तथा जल का खनिज परिवहन करता है वो करता है जाइलम। जाइलम जाइलम जो होता है वो जड़ों से वाटर जड़ों के द्वारा वाटर को ऊपर तक ले जाया जाता है, मिनरल्स को खनिज परिवहन भी करता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों से बने भोजन को पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। तो जाइलम जल का करता है, फ्लोएम फूड का करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल्स एक्ट एज द सुसाइडल वैग ऑफ द सेल? पहला ऑप्शन है सेंट्रोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि यह सेल में खुद बनता है और खुद बिगड़ जाता है। इसमें कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये थैली होती है वो फट जाती है और ये खुद बन जाता है और खुद बिगड़ जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इससे प्रोटीन बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एज ए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उचित तरीके से मेल नहीं है? तो पहला है आंट स्टिंग मेथोनिक एसिड, यानी कि जो चींटियों के जो डंक होते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथोनिक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सिट्रिक साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टे फलों में, बिल्कुल सही है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही। टमाटर में टेट्रिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है और सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? पहला है चारकोल, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है ईरा, चौथा है ग्रेफाइट। तो निम्नलिखित में से जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक गेंद की बात होती है, गेंद होती है बिल्कुल, जिसमें कार्बन के अप्रोक्सीमेटली 60 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव दिस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। पहला है ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, दूसरा है बिलाई रसांकुर, तीसरा है लिवर, चौथा है पैंक्रियाज। तो छोटे आंतों की बिल्कुल सतह जो होती है उस पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, अंगुलियों के आकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि अवशोषण के लिए सतही चित्रपट बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके द्वारा से जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है बिलाई के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जल में कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर इनमें से कोई नहीं, इसकी विद्युत चालकता बढ़ती है, इसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी विद्युत चालकता घटती है। तो जल में जब हम धात्विक नमक मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि नमक में सोडियम और क्लोराइड होते हैं जो कि विद्युत के चालन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक कण एक नियंत्रित चाल से गति कर रहा है, इसका अर्थ है इसका त्वरण शून्य है, यह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है, समय गुजरने के साथ इसकी स्थिति नियंत्रित बनी रहती है, यह अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, यह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण होता है? यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें एम्फोटेरिक का हमको एग्जाम्पल बताना है। तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वह ऑक्साइड होता है जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, एसिड की भी हो और बेसिक की भी हो। तो एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है Al2O3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विसरित परावर्तन घटित होता है यदि एक प्रकाश किरण परावर्तित हो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, खुरदरी सतह से, अवतल दर्पण से। विसरित का मतलब होता है डिफ्यूज, जो फैल जाए। तो जब समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो फैलता नहीं है, उत्तल दर्पण से भी नहीं फैलता, अवतल दर्पण से नहीं भी फैलता। लेकिन जो खुरदरी सतह होती है उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिजली का चमकना निम्न में से किस कारण होता है? बादलों के गरजने से, इनमें से कोई नहीं, स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत। तो बिजली जो चमकती है वो स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चमकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा इकाई, किलोवाट इकाई है संवेग की, शक्ति की, बल की, ऊर्जा की। तो किलोवाट जो यूनिट है वो है शक्ति की, यानी कि पावर की। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है स्थित ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो हवा क्या है, मूव करती रहती है, चलती रहती है। तो जो ऑब्जेक्ट मूव करती है उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चे को उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं एनिमल्स विच गिव राइट टू मोर और लेस डेवलप्ड यंग्स वन आर कॉल्ड पार्थिजिनोनेसिस, ओविपेरस, विविपेरस, ओविविविपेरस। तो ऐसे जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चे को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं, उन्हें हम ओवोविविपेरस अंड शिशु प्रजनक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कंगारू एक अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है जो इसे अपनी मार्सुपियल बैग में रखता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ये 20 क्वेश्चन पार्ट 14 में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 15 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।